इस वीडियो का उद्देश्य अकाउंट्स को सिर्फ एक थ्योरी सब्जेक्ट की तरह पढ़ाना नहीं है। यहाँ कॉन्सेप्ट्स को इस तरीके से समझाया जाएगा कि आपकी अकाउंट्स पर पूरी पकड़ और मास्टरी हासिल हो। अरे मनन भैया, कॉन्सेप्ट वीडियोस बनाओगे तो व्यूज थोड़े ना आएंगे। क्योंकि मैं वीडियोस व्यूज़ के लिए नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाता हूँ और ये मेरा प्रोफेशन नहीं, पैशन है। हाय, आ गए डेप्थ चैप्टर के कॉन्सेप्ट सीखने। पार्टनरशिप का सबसे ट्रिकी चैप्टर। क्लास में, स्कूल में, दोस्तों में सबसे सुना है कि डेप्थ चैप्टर आसान है, लेकिन फिर भी तुम्हारा आंसर मैच नहीं करता। मैच इसलिए नहीं करता क्योंकि इस चैप्टर में है कुछ ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स। भैया कभी तो प्रॉफिट में टाइम फैक्टर लगाना होता है, कभी प्रॉफिट में टाइम फैक्टर नहीं लगाना होता। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कब हमें मंथ्स की कैलकुलेशन करनी है और कब मंथ्स की कैलकुलेशन नहीं करनी। तो इधर आ जरा और सारी टेंशन अपने भाई पे छोड़ दे, क्योंकि इस एक वीडियो के बाद डेप्थ चैप्टर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जहां पे तुम गलती करोगे। हे एवरीवन, वेलकम बैक और मैं हूं आपका अपना मनन भैया। तो सबसे पहले मेरे भाई, मुझे लगता है तुमने किया है इस वीडियो पे थोड़ा सा लेट क्लिक, तो सबसे पहले जाकर प्लेलिस्ट चेक करो, क्योंकि हो सकता है अब तक सभी चैप्टर्स की 7 डे प्लेज आ चुकी हो। अगर तुमने इस वीडियो पे गलती से क्लिक करा है या आज हम पहली बार मिल रहे हैं, एक बार बस भरोसा करके देख ले। छोटा सा वीडियो है और मैं गारंटी दे सकता हूं इस वीडियो से डेप्थ चैप्टर के तेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत हो गया मेरा प्रमोशन और इस वीडियो का प्रमोशन, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस क्लास को। तो डेप्थ चैप्टर में ना तुम्हारे को जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है। और प्रॉफिट की जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना, तो एक चीज होती है जहां पे हर बच्चा कहीं ना कहीं गलती कर देता है, और उसको हम बोलते हैं टाइम फैक्टर। देखो, टाइम फैक्टर का मतलब होता है जब महीनों का हिसाब करते हैं। जैसे मान लो अगर जो हमारा डिजीज पार्टनर है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है, वो कितने महीने जिंदा रहा फर्म में। जैसे अगर 3 मंथ्स के लिए जिंदा रहा तो 3/12, ये जो 3/12 से मल्टीप्लाई करना, 2/12 से मल्टीप्लाई करना, या कभी कभी अक्टूबर 1 को डेथ होती है तो 6/12 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको बोला जाता है टाइम फैक्टर। अब एक चीज याद रखना, टाइम फैक्टर का हिसाब ना तुम्हें हर एक क्वेश्चन में नहीं करना होता है। कभी कभी क्या होता है, वो जो प्रॉफिट देता है या फिर वो सेल्स का डेटा देता है, उसमें टाइम फैक्टर कहीं ना कहीं ऑलरेडी ना एडजस्टेड होता है। तो समझते हैं इसी चीज को इस एक एग्जाम्पल के थ्रू। यहां पर देखो, तुम्हारे पास 3 पार्टनर्स हैं, पीएसआर मिसिंग है, मतलब क्या लोगे, 1:1:1। एक ही डेथ हो गई है सितंबर 30। सितंबर 30 बोले या अक्टूबर 1 बोले, बात एक ही है। ध्यान से सुनो, सितंबर 30 बोले या अक्टूबर 1 बोले, बात सेम है। सेल्स और प्रॉफिट दे रहा है तुम्हारे को ये पिछले साल का, ठीक है। सेल्स कितनी है, 20 लाख, प्रॉफिट कितना है, 2 लाख। हमेशा याद रखना, सेल्स और प्रॉफिट के बीच में परसेंटेज रिलेशनशिप निकालना जरूरी होता है। परसेंटेज रिलेशनशिप मतलब कि सेल में अगर 100 रुपए की सेल करी तो उसमें कितना परसेंट हमने कमाया। तो तुम्हारे इस एग्जांपल में अगर तुम डायरेक्टली नहीं बता पा रहे कि इसका आंसर 10% है, तो तुम्हारे लिए यहां पे मैंने फॉर्मूला और वर्किंग लिखी है। प्रॉफिट ऊपर लिखना, न्यूमरेटर में छोटी वाली वैल्यू ऊपर, बड़ी वाली वैल्यू नीचे, और परसेंटेज में आंसर चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये वैल्यूज यहां लिखोगे तो पता चलेगा 10%। 10% का मीनिंग है अगर मैंने 100 रुपए का माल बेचा तो 10 रुपए मैंने उसमें कमाया है। अब सेल्स का डेटा देखो, तुम्हारे को जिस साल डेथ हुई है ना, जिस ईयर में डेथ हुई है, डेथ किस टाइम हुई है, सितंबर 30, 2021, उस फाइनेंशियल ईयर, जिस ईयर डेथ हुई है उसी फाइनेंशियल ईयर का तुम्हें सेल्स का डेटा गिवन है। और अब चेक करो, सेल्स कितने टाइम की गिवन है, सिर्फ 6 मंथ्स की सेल्स आपको गिवन है। तो यानी कि ये वो क्वेश्चन है जहां पे टाइम फैक्टर आपको इग्नोर करना है, क्योंकि जो टाइम फैक्टर है, जो 6 महीने वाला, जो 6/12 हमें करना था, वो सेल्स में ऑलरेडी एडजस्टेड है। तो सबसे पहले तो इस साल का प्रॉफिट कितना होगा, जितनी सेल करी उसकी 10% कमाई है, तो 6 लाख इंटू 10/100 करेंगे। और डिजीज पार्टनर यानी कि ए का प्रॉफिट कैसे होगा, उसी प्रॉफिट को ए के हिस्से से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 6/12 नहीं करेंगे। यही चीज मुझे तुम्हें समझानी थी कि हमेशा मल्टीप्लाइड बाय टाइम फैक्टर नहीं करना होता है। देखो, सेल्स के क्वेश्चन में ना एक वेरिएशन और आती है, और उसमें क्या होता है कि आपका जो सेल्स का डेटा होता है ना, उसमें ना वो ग्रोथ ट्रेंड लगा देता है कि भाई सेल्स बढ़ गई। ग्रोथ ट्रेंड मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में बिजनेस ने इस साल तरक्की की है, तो वहां पे सेल्स थोड़ी सी बढ़ गई है, परसेंटेज वगैरह गिवन होता है। अब उसको समझेंगे इस एग्जांपल के थ्रू। तो एग्जांपल रीड करो, एबीसी पार्टनर्स है, पीएसआर मिसिंग है तो 111 ले लेना। सेम डेट ऑफ डेथ है, ए डाइड ऑन सितंबर 30। मैं फिर से बता देता हूं, सितंबर 30 बोले या अक्टूबर 1 बोले, बात एक ही है, ठीक है। ये चीज याद रखना तुम लोग, जैसे दिसंबर 31 या Jan 1, बात एक ही है। अब यहां पे देखो, सेल्स और प्रॉफिट दे रहा है 2 लाख और 20,000।
पिछले बार की तरह जब भी तुम्हें सेल्स और प्रॉफिट का डेटा हो ना, इनका रिलेशनशिप निकाल लेना परसेंटेज वाइज। अभी मैंने तुम्हें करके दिखाया था ना, वहां पे क्या था, 20 लाख था और 2 लाख था, वही सेम डेटा है, बस यहाँ पे थोड़ा सा डेटा मतलब एक जीरो कम हो गया ना, तो 2 लाख और 20,000, यानी कि ये कितना है रिलेशनशिप, यहाँ पे कितना है 10% का रिलेशनशिप है। नहीं तो फॉर्मूले से निकाल देना जैसे पिछले एग्जाम्पल में बताया था। अब यहाँ पर देखो सेल्स बढ़ गई 20% से, तो सबसे पहले अब यहाँ पे ना तुम्हारे को दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो यहाँ पे तुम्हें सेल्स नहीं गिवन है, तो यानी कि तुम्हें टाइम फैक्टर खुद लगाना है। उसने तुम्हारे को सेल्स जो गिवन है ना पिछले साल की दी है, मतलब पूरे 12 महीने की, और इस साल जो मुझे सेल्स चाहिए वो कितने चाहिए की 6 महीने की। लेकिन जो 6 महीने की सेल्स चाहिए उस पे मुझे ये ग्रोथ का ट्रेंड भी लगाना है। सबसे पहले तो यहाँ पे इस साल की कितनी सेल होगी 6 महीने की, तो आपने क्या करना है, ये जो 2 लाख है ना इसको हाफ कर दो, ठीक है, 2 लाख को कर दो हाफ, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 लाख, तो 2 लाख इंटू 6/12। यहां पे तुमने टाइम फैक्टर लगा दिया। इसके बाद वो बोल रहे हैं ग्रोथ का ट्रेंड लगाओ, 20% निकाल दो, ठीक है, तो 1 लाख का 20% कितना होता है, वो हो जाएगा 20,000 रुपए। अब यहां पर देखो तुम्हारे को ग्रोथ ट्रेंड लगाना है, तो ग्रोथ ट्रेंड कैसे लगाते हैं, देखो सबसे पहले तो सेल्स गिवन है 2 लाख की, तो यानी कि आपको यहां पर टाइम फैक्टर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो सेल्स गिवन है वो पिछले पूरे साल की गिवन है, और इस साल का जो मेरे को हिस्सा निकालना है ना डिजीज पार्टनर का, वो आधे साल का निकालना है, 6 महीने का, क्योंकि डेट ऑफ डेथ को मुझे ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो देखो इस साल अगर पूरा साल बीता होता तो कितनी सेल हुई होती, तो 20% से इसको बढ़ा दो, तो 2 लाख का 20% अगर आप निकालोगे तो वो आएगा 40,000। तो इस साल अगर ये वाला साल पूरा बीता होता तो सेल कितनी होती, 2 लाख प्लस 40,000 यानी कि 2,40,000। बट रियलिटी में ये साल पूरा तो बीता ही नहीं, ड्यूरिंग द मुझे तो 6 महीने का हिसाब लगाना है, तो यानी कि यहाँ पे मुझे टाइम फैक्टर का ध्यान रखना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 6/12। और डिजीज पार्टनर, ठीक है, ये तो डिजीज पार्टनर कभी नहीं है, डिजीज पार्टनर का आंसर अगर तुम्हें निकालने की वो कितना लेकर जाएगा, तो उसके शेयर से मल्टीप्लाई करो, जो भी पीएसआर गिवन है, क्वेश्चन साइलेंट होगा तो 1/3। तो ये कैलकुलेशन करोगे तो इस साल का जो सेल्स है उससे हम डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं एक और वेरिएशन जो कि सेल्स रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसमें भी बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। ध्यान से देखो, एग्जांपल देखो, 3 पार्टनर्स हैं, वही एक ही पार्टनर की डेथ है, सेम डेट पे कर रहा हूं, ताकि हमें जो समझना है ना, जो चीज समझनी है हम वो सीख पाए, ठीक है। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें डेट ऑफ डेथ बदल देगा, पार्टनर्स के नाम अलग होंगे और पीएसआर अलग होगी, ठीक है, तो कैलकुलेशन वगैरह में फर्क आने वाला है। अब देखो यहाँ पे ये लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ो, सेल्स की बात नहीं कर रहा, कह रहा है हिज शेयर इन प्रॉफिट्स, कह रहा है जिसकी डेथ हुई है उसको कैसे प्रॉफिट देना है, टिल द डेट ऑफ डेथ, कह रहा है टिल द डेट ऑफ डेथ दो, यानी कि टाइम फैक्टर लगाना है, टिल द डेट ऑफ डेथ मतलब टाइम फैक्टर लगाना है, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। अब यहां पे जो प्रॉब्लम आती है ना, वो प्रॉब्लम ये आती है, कभी कभी क्या होता है लास्ट ईयर प्रॉफिट ना आपको ऐसे एडजस्टमेंट में, जैसे ये पॉइंट है, ऐसे ही एक पॉइंट में क्लियर लिख देगा कि लास्ट ईयर भैया इतना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, क्लियर ऐसे लिख देगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है लास्ट ईयर का प्रॉफिट ऐसे एडजस्टमेंट में नहीं गिवन होगा ना, तो क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट होगी उसकी लायबिलिटी में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होगा ना, इसकी हेल्प से तुम्हारे को डिजीज पार्टनर का हिस्सा निकालना है। अब ये 90,000 पे, ठीक है, अगर तुम्हें मैं बताऊं ये कैसे निकलेगा, इस 90,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे तुम इसके शेयर से जो कि 1/3 होगा, ठीक है, और टाइम फैक्टर क्योंकि सितंबर 30 को डेथ हुई है, तो ये अकाउंट का बैलेंस, ये जो कैलकुलेशन है ये पता कहाँ जाएगा, ये जाएगा P&L सस्पेंस में। सुनते रहो, एक बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, और बच्चे जब ये कर देते हैं ना, वो ये वाला स्टेप भूल जाते हैं, उन्हें लगता है वो वाला स्टेप तो करना ही नहीं है। कौन सा स्टेप, जो आपका प्रॉफिट है पिछले साल का, जो आप हर चैप्टर में बांटते हो, एडमिशन, रिटायर, डेथ में, मतलब एडमिशन में और रिटायरमेंट में, डेथ में तो अभी हम समझ रहे हैं ना। अगर मान लो एडमिशन का क्वेश्चन होता तो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में जो P&L का बैलेंस होता, पार्टनर्स कैपिटल में भेजते हो ना उसको, बाय P&L और ओल्ड रेशियो में बांटते हो, वहां कोई टाइम फैक्टर नहीं करते। तो इस चैप्टर में भी सेम ट्रीटमेंट है। इसका मीनिंग है लास्ट ईयर प्रॉफिट बटा नहीं था, और इसका मीनिंग है इस साल का प्रॉफिट का हिसाब लास्ट ईयर के प्रॉफिट की मदद से निकाला जा रहा है। एक और वेरिएशन है इसमें, अब यहां पर देखो क्वेश्चन सेम है, रेशो सेम है, डेट ऑफ डेथ सेम है, लेकिन लैंग्वेज देखो, कह रहे हैं उसको हिस्सा देना है प्रॉफिट में डेट ऑफ डेथ, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से नहीं, एवरेज लेना है पिछले 3 सालों के। अभी इस टाइप के क्वेश्चन में वो तुम्हें फंसाता है, देखो वो ऐसे करेगा, आपको ना नीचे एडजस्टमेंट दे देगा और उसमें ना 2 साल के प्रॉफिट दे देगा, जैसे मान लो पिछले ऐसे 2 डेटा दे देगा कि भाई एक पुराने साल का प्रॉफिट इतना है, एक पुराने साल का प्रॉफिट इतना है, तीसरे का डेटा नहीं देगा। और तुम अब सोचोगे भाई तीसरे का डेटा क्या है, तो तीसरे का डेटा जो अपना थर्ड ईयर है, यानी कि जो मोस्ट रिसेंट जो अभी निकला है, उसका डेटा तुम्हें मिलेगा बैलेंस शीट में। अब तुम क्या करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनो, एवरेज तुम कैसे निकालोगे, 10,000 प्लस 20,000 प्लस 90,000 डिवाइडेड बाय 3, और उसकी मदद से तुम्हारा जो आंसर आएगा P&L सस्पेंस वाला आएगा। मतलब तुम्हारे को टाइम फैक्टर अभी करना है, मतलब एवरेज प्रॉफिट निकालना, उसको मल्टीप्लाई कर देना टाइम फैक्टर से जो कि 6/12 है, और मल्टीप्लाई करना उसके हिस्से से जो कि है 1/3।
अगेन अगेन ये तो P&L सस्पेंस का आया, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस वाले को बाय P&L जरूर बांटना, ये नहीं कि इसको इग्नोर कर दिया, बाय P&L इसको बांट देना, जो भी उसका हिस्सा है पिछले साल का 30 के, क्योंकि डिवाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से करोगे। यहां पर टाइम फैक्टर का ध्यान देते हैं P&L सस्पेंस में, जो पुराने साल का प्रॉफिट नॉर्मली बढ़ता है वहां पे टाइम फैक्टर का ख्याल आपको नहीं देना होता। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि प्रॉफिट के अलावा आपको टाइम फैक्टर का ध्यान कहां देना और कहां नहीं देना, क्योंकि कई बार क्या होता है हम गलती से ना कुछ और जगह भी टाइम फैक्टर मतलब जो डेट ऑफ डेथ का जो महीनों का कैलकुलेशन करते हो ना, नंबर ऑफ मंथ्स 5/12 6/12 उस चीज की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले ध्यान रखना P&L सस्पेंस प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तुमने P&L सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है, यहां पे टाइम फैक्टर का ध्यान देना है। आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गुडविल में टाइम फैक्टर का ध्यान नहीं देते, यहां पे बच्चे कई बार टाइम फैक्टर लगा देते हैं। तो गुडविल आपको सेम लाइक रिटायरमेंट, जैसे मान लो रिटायरमेंट का क्वेश्चन था, वैसे ही तुम्हारे को यहां पे गुडविल की सेम जर्नल बनानी है। तो ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और वो भी सिर्फ एक पार्टनर का, उस पार्टनर का जिसकी डेथ हुई है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पार्टनर्स कैपिटल के टाइम पे जो तुम्हें ध्यान रखने ताकि तुम्हारे मार्क्स ना कटे, वो जरा अब मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले तो इन दो चीजों का ध्यान रखना। करंट अकाउंट का, अगर डिजीज पार्टनर का कोई करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट मिलेगा का बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, जिसकी भी डेथ हुई है तो यहां पे क्रेडिट में डाल देना। और अगर लोन है उसी पार्टनर का, अगर लोन का कुछ बैलेंस है जो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में मिलेगा, ठीक है, ध्यान से सुनो एक एक वर्ड जो बोल रहा हूं, वो तुम्हें यहां डालना है, ठीक है। अलग अकाउंट मत बनाना, क्योंकि अब ये फर्म छोड़ के जा रहे हैं ना, इसको तुमने पे आउट करना है या इसका लोन अकाउंट या एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो सारा का सारा हिसाब किताब ना इसी कैपिटल अकाउंट में कर देंगे। अब मान लो तुम्हारे को क्वेश्चन में एसेट्स में डिजीज पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है और उसका साथ साथ तुम्हारे को लोन अकाउंट दिख रहा है एसेट्स में, तो तुम्हारे को इसकी डेबिट साइड पे भेजना है, ये चीज ध्यान रखना। बाकी सारे रूल तुम्हारे एडमिशन और रिटायरमेंट वाले, बस इस चैप्टर में एक ही चीज का तुम्हें ध्यान रखना है, जैसे जनरल रिजर्व दे रहे हो तो मल्टीप्लाइड बाय पार्टनर का शेयर करना, टाइम फैक्टर मत लगाना, बैलेंस शीट वाली आइटमों में टाइम फैक्टर नहीं निकालना। टाइम फैक्टर का कहां लगाना मैंने तुम्हें जस्ट अभी इससे पिछली स्लाइड पर बताया है। आखिरी स्टेप जो इस कैपिटल अकाउंट का आंसर आएगा, अगर मान लो क्रेडिट साइड बढ़ी आई तो यहां पर लिख देना एग्जीक्यूटर अकाउंट, अगर ये साइड बढ़ी आई तो यहां बाय में लिखना एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि क्या क्या आपको वर्ड्स यूज करने हैं। एजम्पशन हमेशा याद रखना, चाहे रिटायरमेंट चैप्टर हो चाहे डेथ चैप्टर हो, जब तक वो ये नहीं बोलता ना कि हम इमीडिएटली पे कर रहे हैं तब तक हम इमीडिएटली पे नहीं करेंगे। एजम्पशन यही करेंगे कि वो लोन में पैसा जो बैलेंसिंग फिगर है वो लोन अकाउंट में या एग्जीक्यूटर अकाउंट, इस चैप्टर में एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करी जा रही है। तो डेथ चैप्टर में इतना ही तुम्हारे को ध्यान रखना है। उम्मीद है तुम्हारे को अच्छे से समझ आई होंगी चीजें, और अगर इससे पिछले के तुमने 7 डे प्लेज के वीडियोस मिस करें तो जल्दी जाओ प्लेलिस्ट चेक करो और सारे के सारे वीडियोस जरूर से देख लेना।